Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन है वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन का और ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके बारे में दो पार्ट में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है, कुछ एडवांस चीज़ें भी पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन, हम किस चीज़ का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं? जो वायरल जीनोम है, जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रो कराया है वायरस में, उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं और फिर उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उन्हीं में से एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। It was in the early 1960s when Anderson reported on the development of the first continuous flow zonal ultracentrifuge having preparative separation of particle mixture in mind. 1960s में एंडरसन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि कंटिन्यूस फ्लो जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, सेंट्रीफ्यूज है, वो पार्टिकल मिक्सचर का सेपरेशन कर सकता है। Until then, zonal ultracentrifugation had been exclusively an analytical or semi-preparative method. उस टाइम तक जो जोनल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज था, इसको एनालिटिकल टेक्निक, सेमी प्रिपरेटिव मेथड एनालिटिकल टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता था सेपरेशन के लिए। First application comprised the separation of cellular components and purification of bacterial phase T3। अगर इसके पहले एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखा गया था कि इसने सेलुलर कंपोनेंट्स का सेपरेशन किया था और प्योरिफिकेशन किया था। वो सेलुलर कंपोनेंट्स थे बैक्टीरियल फेज के, T3 बैक्टीरियो फेज के सेलुलर कंपोनेंट्स का सेपरेशन किया था इसने। Soon, continuous flow zonal ultracentrifugation developed into powerful method for the purification of influenza virions propagated in the allantois of embryonated chicken egg। एम्ब्रियोनेटेड चिकन के एग में इन्फ्लुएंजा वायरसेस को प्रोपोगेट कराया गया और इसके बाद में जब इनके प्योरिफिकेशन की बारी आई, जब इनको हार्वेस्ट करना था, तो इनको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया गया जोनल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। जोनल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की मदद से इन्फ्लुएंजा वायरसेस को प्योरीफाई किया गया। A growing number of applications evolved accompanied by a steady improvement of rotor design। रोटर क्या होता है? अगर हम ये सेंट्रीफ्यूज मान लें कि ये हमारा कुछ इस तरीके का सेंट्रीफ्यूज है, तो यहाँ पे एक रॉड जैसी लगी होती है, नीचे मोटर होता है और यहाँ पे एक इस रॉड से रोटर जुड़ा हुआ होता है। इस रोटर में आप अपनी ट्यूब्स को लगाते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। तो ये जो रोटर होता है, इसके डिज़ाइन समय समय पे बदलते रहे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ रोटर के डिज़ाइंस में और रोटर के डिज़ाइंस के साथ साथ में बहुत तरीके के एप्लीकेशंस इवॉल्व हुए। जैसे जैसे डिज़ाइन चेंज होता गया, इसके एप्लीकेशंस भी बढ़ते गए। इवन आज के टाइम पे आप चाहे तो छोटी से छोटी ट्यूब से लेके बड़ी से बड़ी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, एलाइजा प्लेट्स को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। प्लेट के अकॉर्डिंग भी रोटर आने लगे हैं। कंटिन्यूअस फ्लो zonal ultracentrifugation has been described for the preparation of traditional vaccines, new vaccines, viral vectors or simply for the purpose of research। जो कंटिन्यूअस फ्लो जोनल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है, इसको ट्रेडिशनल वैक्सीन्स,
न्यू वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स के प्रिपरेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा रिसर्च के पर्पज़ में इसका बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ है। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, टू अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो दो अल्टरनेट तरीके के जोनल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जिनमें कि सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी कंडक्टेड आइदर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस और इन स्टेशनरी कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस मतलब कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होगी, सारी चीज़ें एक जैसी ही रहेंगी। जबकि इन स्टेशनरी मतलब कंडीशंस बदलती रहेंगी, स्टेशनरी नहीं रहेंगी। जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं इनको आइसोपैकनिक बैंडिंग भी बोला जाता है, और जो इनस्टेशनरी सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं उनको रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नेम भी पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखिएगा। It should be noted, however, that only isopachnic banding is compatible with the continuous loading of the sample. अगर continuously loading कर रहे हैं आप sample की, तो अगर equilibrium conditions में centrifuge हो रहा है तो वो अच्छे से वर्क कर पाता है। तो isopachnic banding अगर होगी तभी आप कंटिन्यूस लोडिंग करवा पाते हैं सैंपल की, वरना अगर इन स्टेशनरी सेंट्रीफ्यूज है तो फिर वो ये कंटिन्यूस लोडिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। इन दिस केस particles migrate to the point at which their density matches that of the density gradient. ये जो आइसोपैकनिक बैंडिंग होती है या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इनकी जो डेंसिटी है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी मैच कर जाती है डेंसिटी ग्रेडियंट से। अब पार्टिकल्स माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन होता है, क्योंकि अगर आपने ये ट्यूब लगाई है और ये इस कंडीशन में है, सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट होगा तो ये कुछ इस कंडीशन में ऐसे पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनका भी तो मूवमेंट होगा, ये यहाँ सरफेस की तरफ पे भागने लगेंगे, तो ये उस पॉइंट पे जाके रुकते हैं जहाँ पे इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट से मैच हो जाती है। The density gradient in turn is formed by a gradient forming solute. जो density gradient होता है ये gradient forming solute की वजह से होता है। gradient forming मतलब कि concentration में differences आते हैं, जैसे कि सुक्रोज in most cases, ज़्यादातर केसेस में ये सुक्रोज होता है, either dynamically during centrifugation or before application of the sample. ये जो ग्रेडियंट बनता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के दौरान भी बन सकता है या फिर एप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है उससे पहले भी बन सकता है। अब नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, फ्लक्चुएशन एंड बैच एडजॉर्प्शन। अब आपने प्योरीफाई कर लिया है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, वायरस पार्टिकल्स आपके पास प्योरीफाई होके आ चुके हैं, कंसंट्रेट कर लिया आपने उनको सेंट्रीफ्यूज की मदद से। अब आती है बारी प्रेसिपिटेशन की। Among the first methods described for the purification and concentration of viruses are precipitation, flocculation and batch adsorption. प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन के लिए जो मेथड्स बताए गए हैं उनमें हमने अभी देखा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, अब हम देखने वाले हैं प्रेसिपिटेशन, फ्लॉक्यूलेशन एंड बैच एडजॉर्प्शन। While precipitation refers to the process of recovering solutes as solids, precipitation आपने precipitate बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा। precipitate क्या होता है, कोई भी चीज़ एक सॉलिड फॉर्म में, एक पेलेट के फॉर्म में बन जाती है, फिर आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो सोल्यूट है उसको आप सॉलिड की तरह रिकवर करते हैं बाई चेंजिंग देयर सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को चेंज करते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है,
पैलेट बन जाता है और उस पैलेट को आप रिकवर कर लेते हैं या फिर कलेक्ट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी चेंज करके कैसे करते हैं, या तो साल्टिंग आउट करेंगे या फिर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये मेथड्स हैं सोल्यूट को रिकवर करने के। While flocculation describes the formation of large colloidal clusters mediated by a flocculant, ये colloidal clusters का formation करवाते हैं, flocculation के फॉर्म में एक फ्रॉथ जैसा बन जाता है, और एक एजेंट जो इस प्रोसेस में काम करता है उसको बोला जाता है फ्लॉक्यूलेंट। फ्लॉक्यूलेशन की प्रोसेस में वर्क करने वाला एजेंट फ्लॉक्यूलेंट होता है। Precipitation can be either conducted in stirred tank reactors, to which the precipitating agent is successively added, or in tube reactors which allow for continuous operations. अब प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को या फिर स्टार्ड टैंक रिएक्टर्स में करवाया जा सकता है, जिसमें कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है ये बार बार ऐड किया जाता है। एक बार ऐड किया गया, फिर इसका प्रेसिपिटेट बना लिया गया, उसके बाद में फिर से दोबारा से ऐड किया गया, फिर इसको प्रेसिपिटेट करा लिया गया। तो ये होता है स्टार्ड टैंक रिएक्टर्स में। लेकिन या फिर इसको कराया जा सकता है ट्यूब रिएक्टर्स में। अगर ट्यूब रिएक्टर्स में प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस कराई जा रही है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑपरेशन देखने को मिलता है, मतलब आपको बार बार से आपको अपना जो मटेरियल है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, या जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है प्रेसिपिटेशन कराने में स्टार्ड टैंक रिएक्टर से या फिर ट्यूब रिएक्टर से। अब आती है बारी बैच एडजॉर्प्शन की। Batch adsorption to fluidized beds can be realized in stirred tank or hydraulic reactors. Batch adsorption के लिए fluidized beds को यूज़ किया जाता है या तो sterilized tank में या फिर hydraulic reactors में। The separation of the solids, that is precipitate or adsorbate, from the liquid phase is typically achieved by centrifugation, or in the case of rigid particles with Nuss type filters. अगर सॉलिड्स के सेपरेशन की बात करें तो इसमें उनको सेपरेट करने के लिए या तो प्रेसिपिटेट बना लिया जाता है या एडजॉर्ब करा लिया जाता है। एडजॉर्ब का मतलब किसी भी सरफेस पे ये चिपक जाते हैं। तो लिक्विड फेज से सेपरेशन कराने के लिए या तो प्रेसिपिटेट या एडजॉर्बेट कराते हैं, और इसके लिए या तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है अगर रिजिड पार्टिकल्स हैं तो उनके केस में, और या फिर नस टाइप फिल्टर्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। अब आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ वायरसेस। Similarly to proteins, viruses may be precipitated by the addition of salts such as ammonia sulfate or sodium phosphate at elevated concentrations. प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन होता है सॉल्ट्स की मदद से, उसी तरीके से आप वायरसेस को भी प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। साल्ट्स को ऐड करके आप वायरसेस का प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट है या फिर सोडियम फॉस्फेट है, इनके एडिशन से वायरसेस का प्रेसिपिटेशन इजी हो जाता है। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्ट्स देयरबाय गिवन बाय द हॉफमेस्टर सीरीज, एक सीरीज है जिसमें कि कौन सा सॉल्ट कितना इफेक्टिव होगा उसकी एक सीरीज दी गई है एलिवेटेड लेवल पे वायरसेस को प्रेसिपिटेट कराने के लिए। A thermodynamic model including both the salting in and the salting out effect has been formulated by Melander and Horvath. कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछता है, इसलिए मैं साइंटिस्ट के नाम डाले हैं, और अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये बेहतर होगा।
At low salt concentrations, solubility increases first because of salting in effect. अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि यहाँ पे वाटर है और आपने सॉल्ट का एडिशन किया, तो आपने एक छोटा सा मात्रा लिया सॉल्ट का, एक छोटा सा चुटकी भर आपने नमक डाला, सॉल्ट डाला, तो बहुत जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। वही आपने अगर एक ग्लास ये वाटर है और आपने इसमें बहुत ढेर सारा सॉल्ट डाल दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए मिलेंगे क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ये होता है सॉल्टिंग इन इफेक्ट। At elevated salt concentrations, solubility decreases again. जैसे ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं, solubility कम हो जाती है। Beyond a certain concentration, an exponential dependency of the relative solubility, that is S upon S naught, on the salt concentrations exists, which can be formulated as log S upon S naught is equal to beta minus KCS. ये फॉर्मूला है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी का, जहाँ पे जो S नॉट है वो है सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, और जो ये CS है ये है सॉल्ट की मोलर कंसंट्रेशन। A second possibility for the precipitation of macromolecules is by the addition of weakly polar solvent. एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें प्रेसिपिटेशन के लिए वीकली पोलर सॉल्वेंट्स का एडिशन किया जा सकता है। The addition of solvents results in a decrease in dielectricity of the mixture and causes an increase in the strength of intramolecular and intermolecular molecular electrostatic attraction forces। क्या होता है जब आप वीकली पोलर सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है मिक्सचर की, जो मिक्सचर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कम हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। The latter favors nucleation and aggregation। अब जो इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं इनकी वजह से न्यूक्लिएशन और एग्रीगेशन हो जाता है एंड फाइनली इंड्यूसेस प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि पहले तो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स, और इंटरमोलिकुलर मतलब किन्हीं दो बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अब इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स अगर एक जगह अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक ही साथ में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्रीगेशन हो जाएगा। एग्रीगेशन मतलब बहुत से पार्टिकल्स एक साथ में इकट्ठे होने, और अगर एक साथ में सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली अब तो वो तो पेलेट बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, और हमें वही तो करवाना था। तो यही है कि इंटरमोलिकुलर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं ये प्रेसिपिटेशन करवाने में मदद करते हैं। Precipitation of viruses by solvent addition has been described for influenza virus, poliovirus and mumps virus. वायरसेस का प्रेसिपिटेशन वीकली पोलर सॉल्वेंट्स के थ्रू किया जा चुका है, और इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस और मम्स वायरस के लिए इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। A principal disadvantage of the method is the risk of denaturation of proteins by the solvent। इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि जब आप सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं तो ये प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन करवा देते हैं। डिनेचुरेशन मतलब प्रोटीन का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, which has been studied in detail for catalysis।
कैटालिसिस आर एंजाइम्स, और एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए इसको स्टडी किया गया है और इस डिसएडवांटेज को देखा गया है। In the case of enveloped viruses, there is further risk of damaging the lipid envelope with increasing non-polarity of the solvent. इसके अलावा जो वायरसेस को आप प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं, अगर वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या होगा, ये जो वायरस की कोटिंग होती है ये डैमेज हो सकती है, लिपिड इन्वेलप डैमेज हो सकता है, जिससे कि आपको जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिकवर करने में दिक्कत हो सकती है। However, successful extraction of host cell proteins with chloroform from solution containing non-enveloped hepatitis A virus has been reported. होस्ट सेल प्रोटीन्स का सक्सेसफुल प्रेसिपिटेशन किया गया है और इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है क्लोरोफॉर्म की हेल्प से, और इसको रिपोर्ट किया गया है। इजीली डिस्क्राइब्ड मेथड है जिसको इजीली किया जा सकता है। A third possibility for the precipitation of macromolecules is by the addition of non-ionic polymers such as polyethylene glycol. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की मदद से भी प्रेसिपिटेशन कराया जा सकता है। In fact, such separation is rather based on a phase separation. ये जो सेपरेशन होता है ये एक प्रकार का फेज सेपरेशन होता है। फेज सेपरेशन मतलब सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, and thus closely related to the method of aqueous two-phase extraction. और ये टू फेज एक्सट्रैक्शन जो एक्वस टू फेज एक्सट्रैक्शन मेथड होता है ये उसी की तरह लगभग होता है। Phase separation occurs because of the impenetrability of volumes occupied by the charged colloids and coiled polymers. जो फेज सेपरेशन होता है ये इसकी वजह से होता है कि जो चार्ज कोलाइड्स होते हैं ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो पॉलीमर्स के द्वारा ये पॉलीमर्स हैं तो इनके पास में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएं या इसके इधर उधर हो जाएं, तो ये एक जगह पे हो जाते हैं, ये एक जगह पे हो जाते हैं। With respect to virus purification, preparation of plant viruses and bacteriophages by polyethylene glycol precipitation appears to be the first application of the technique. प्लांट वायरसेस का प्रेसिपिटेशन और बैक्टीरियोफेजेस का प्रेसिपिटेशन और प्योरिफिकेशन ये पहला एप्लीकेशन था इस टेक्निक का। Further examples include the precipitation of influenza virus, rotavirus, hepatitis A, rubella virus and Japanese encephalitis virus. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाद में जिनको इस टेक्निक की मदद से प्योरीफाई किया, उनमें से है इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ए, रूबेला एंड जापानीज encephalitis virus. In most cases, polyethylene glycol with a molecular weight of 6000 or 8000 gram per mole were used. ज़्यादातर केसेस में जो PEG यूज़ किया गया था उसका मोलिकुलर वेट 6000 से 8000 ग्राम पर मोल था। Polyethylene glycol at lower molecular weight can still be used for the precipitation of virions, but was found to be less efficient. अगर इससे कम कंसंट्रेशन का PEG यूज़ करें तो वो भी प्रेसिपिटेट करा सकता है वैरियंस को, लेकिन वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता जितना कि 6000 से 8000 ग्राम पर मोल का PEG होता है। So thank you everyone for watching this session. Follow करिए ITLS Academy को on various social media platforms such as Instagram, Facebook,
ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can contact on us in our helpline number 7080833450, or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.